ये फर्स्ट स्टोरी मेरे को मेरे दिल्ली से एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने मेरे को ये स्टोरी भेजी थी, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, मेरे ख्याल से हफ्ते 2 हफ्ते की बात है। उन्होंने स्टोरी मेरे को भेजी थी और उन्होंने अपना ज़्यादा कुछ पर्सनल डिटेल्स तो बताने को मना किया था, तो मैं बहुत ज़्यादा उनका नाम वाम तो नहीं बता पाऊँगा। लेकिन वेस्ट दिल्ली में उनका घर हुआ करता था और ये ना 2000 के आसपास की बात है। तो अब तो उसकी एज भी काफ़ी हो चुकी है इस लड़के की, लेकिन 2000 में जिस घर में वो रहा करते थे, उस घर में कोठी थी, मतलब अच्छा परिवार था, 2 भाई थे, उनके मम्मी पापा थे, सारे रहा करते थे घर के अंदर। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था उनकी लाइफ में। उसके पापा किसी ज़माने में फैक्ट्री में जॉब करते थे, लेकिन फिर उनका कुछ ऐसा इतना अच्छा काम चला उनका कि एक पॉइंट के बाद उनकी अपनी खुद की भी 2-3 फैक्ट्रीज हो गई थी, सब कुछ उनका बढ़िया चल रहा था। और उस घर में, जिस घर में उनके साथ ये सब इवेंट्स हुए थे, उस घर में रहते हुए भी उनको 10-12 साल हो चुके थे और सब कुछ बढ़िया चल रहा था उनका। फिर क्या हुआ, 2000 के आसपास में उस लड़के का जो बड़ा भाई था ना, उसकी शादी की एज हो गई थी। तो उसके पापा ने बोला कि भाई अब लड़के की एज तो हो ही रही है और सब कुछ अच्छा चल रहा है घर पे, तो इसके लिए एक लड़की ढूंढ ली जाए। तो उसकी शादी करवाने के लिए रिश्ता वो ढूंढने लग गए। इन्हीं दिनों फिर उसके पापा ने अपनी फैमिली में ये शेयर किया, ये बताया कि जिन दिनों मैं फैक्ट्री में जॉब करता था ना, तो मेरा एक दोस्त था और वो बहुत अच्छा दोस्त था मेरा, और उसकी भी एक बेटी है जो कि शादी की उम्र की हो रखी है, और मैंने उसकी बेटी को देखा हुआ, बहुत सुंदर लड़की है, और फैमिली का, उसके परिवार का तो हमें पता ही है, बहुत अच्छा परिवार है। तो क्यों ना एक बार वहाँ चलते हैं उनसे मिलने, तुम लोग भी देख लो, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो फिर वहीं रिश्ता कर देंगे। तो उसके घर वाले तैयार हो गए, ठीक है पापा कह रहे हैं तो एक बार चलते हैं हम। तो उसी संडे को ये सारे उनके घर जाने को तैयार हो गए, उस जो इनके फ्रेंड का घर था। तो वहाँ पे गए तो लड़की को देखा, तो लड़की देखते ही पसंद आ गई इन तीनों को, मतलब मम्मी पापा और ये लड़का, 2 जो भी भाई थे, सबको लड़की पसंद आ गई, सुंदर थी लड़की। और फैमिली को तो ऑलरेडी जानते ही थे इसके पापा, तो फैमिली की तरफ से भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। लड़की को भी लड़का पसंद आ गया। अब सब कुछ पसंद आ गया इनको, रिश्ता इनका फाइनल हो गया कि भाई ठीक है रिश्ता करते हैं। और 1 महीने बाद की इनकी शादी की डेट रख दी गई कि भाई 1 महीने बाद शादी करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक नोट करने वाली बात यह है कि जब ये लोग देखने गए थे ना उनको, लड़की वालों को, लड़की को देखने उनके घर पे गए थे, तब तक उनको ये तो पता था कि कोई देखने आ रहा है उनका, लेकिन तब तक ये नहीं पता था कि इनका बैकग्राउंड क्या है, कितने पैसे वाले हैं, कैसे क्या है, ये नहीं पता था। ये बाद में पता चला था उनको जब इन्होंने रिश्ता फाइनल कर लिया था। तो ठीक है, लड़के दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और 1 महीने बाद की शादी की डेट रख ली गई। अब होता क्या है, ये पंजाबी फैमिली थी जिनके साथ में यह हुआ था, पंजाबी हिंदू फैमिली। तो इनके यहाँ पे ये था, नॉर्मली होता ही है कि कोई भी शुभ ऐसा कोई काम होने वाला होता है शादी ब्याह का, तो गांव में पितरों का कोई मंदिर होता था इनका, तो वहाँ पे जाके पूजा करनी होती है इनको। तो उन्होंने बताया कि इनके भी पंजाब में कोई जगह का नाम नहीं बताया, वहाँ पे इनके गांव में इनके पितर का कोई मंदिर था, तो वहाँ पे जाके प्रसाद चढ़ाना, कढ़ाई वढ़ाई करते हैं, हर फैमिली में हर उसमें अलग अलग हिसाब होता है। तो इनका भी था कि वहाँ पे पूजा करके आनी है और उनको कुछ चढ़ा के आना है। तो शादी से करीब 15 दिन पहले का इनका बना प्रोग्राम कि भाई गाँव चलते हैं और वहाँ पे प्रसाद चढ़ा के आते हैं। तो ये तीनों ही जाने वाले थे, ये इसकी मम्मी, इसके पापा और वो लड़का जिसकी शादी होने वाले थे। लेकिन बाई चांस की बात है कि जिस दिन इनको जाना था उसे 1 दिन पहले ही इनकी खुद की फैक्ट्री, तो उसमें कोई काफ़ी अच्छा खासा इनका ऑर्डर आ गया था, तो उसके पापा नहीं जा सके वहाँ पे पंजाब में इनके गाँव में। तो ये तीनों माँ बेटे चले गए अपना कार से वहाँ पर। तो उन्होंने जाके अपना पूजा वूजा की तैयारी करी। लेकिन अगले दिन जिस दिन पूजा होने वाली थी, उस दिन सारी तैयार हो चुकी थी, तो इसके पापा भी काम वाम खत्म करके वहाँ पे पहुँच गए पूजा के टाइम पे। अब वो पहुँच तो गए, लेकिन ये लड़का बताता है कि जब पापा वहाँ पे पहुँचे ना, तो हम ये देख रहे थे कि पापा का चेहरा उतरा सा हुआ है, बड़ा मायूस से हो रखे हैं वो, जबकि इतनी खुशी का माहौल था, मतलब रिश्तेदार वगैरह सब आ रखे थे, सब खुश थे कि लड़के की शादी होने वाली है, और फैमिली का पहला बच्चा था वो, इनका पहला लड़का था जिसकी शादी होने वाली थी। तो नेचुरल सी बात है, बड़ी धूमधाम से करते हैं ऐसे। तो इन्होंने फिर, लेकिन उस टाइम पे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, इन्होंने पूजा वूजा करी। पूजा होने के बाद में फिर उन्होंने पापा से पूछा कि क्या हुआ पापा, कोई परेशानी है क्या, कुछ बात हुई, आप ऐसे मतलब मायूस क्यों लग रहे हैं। तो उसके पापा ने बताया कि यार वो जो मेरा दोस्त है जिसकी बेटी से शादी होने वाली है, उसकी कल रात डेथ हो गई। अच्छा। तो ये सुन के सबको एकदम से शौक लगा कि अरे ये कैसे हो गया, मतलब
इतने अच्छे मौके पे एकदम से इस तरह की न्यूज़ आने तो बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है, और गांव में तो बहुत मानते हैं इन सब चीज़ों को। तो रिश्तेदार वगैरह थे, उन सब ने ये बात सुनी तो सब ने बोला कि नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़ा अपशकुन हो गया है और अब उस घर में आपको रिश्ता नहीं करना चाहिए, मतलब उस लड़की से आपको रिश्ता तोड़ देना चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि थोड़ा सा उसूलों वाले होते हैं, आप बोल सकते हो। उसने बोला कि नहीं, वो तो मेरा दोस्त का परिवार है, उसके बच्चे हैं, उनके घर में तो ऑलरेडी इतना मुसीबतों का पहाड़ टूट चुका है, उसके पिता की डेथ हो गई, और ऐसे में अगर हम भी उससे रिश्ता तोड़ लेंगे तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो मतलब इन्होंने तो अच्छे के लिए सोचा था, तो इन्होंने रिश्ता नहीं तोड़ा। हालांकि इस बात पे इनके कई सारे रिश्तेदार थे जो कि नाराज भी हो गए थे कि तुम ऐसा अपशकुन होने के बाद भी उनसे रिश्ता नहीं तोड़ रहे हो, तुम्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए रिश्ता। लेकिन वो अड़े रहे कि नहीं, रिश्ता शादी होगी तो वहीं होगी, और वो माने नहीं। फिर करीब 2 हफ्ते बाद शादी की डेट थी, अपना धूमधाम से शादी हुई इनकी लड़के की, और शादी के बाद वो लड़की इनके घर पे आ गई, जो इसकी भाभी थी, जो इसके पापा के दोस्त की लड़की थी। अब क्या हुआ, शादी के बाद 2-3 महीने तक तो सब कुछ ठीक रहा। मतलब वो घर जिसमें ये पिछले 12 सालों से 10-12 सालों से रह रहे थे, जिसमें खूब इनकी बरकत हुई थी, उस घर में खूब खुशी से रह रहे थे, कोई उसमें पैरानॉर्मल चीज़ें कुछ भी नहीं थी। शादी के 2 महीने बाद से ही ना इनको उस घर में एक अलग ही वाइब आने लग गई। जैसे होता क्या है ना, मतलब जिस घर में हम रहते आ रहे हैं शुरू से, वहां पे जरा सा भी कुछ भी चेंज होता है ना वाइब में, तो हमें फील हो जाता है वो। तो ये बताता है कि हमें वहां पे डर लगने लग गया था 2 महीने बाद से, जैसे कि कुछ बहुत गलत हो रहा है, कुछ गड़बड़ होने वाला है। अपने ही घर में डर रहे, अपने घर में उनको डर लगने लग गया। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्यों रहा है, क्या ऐसा क्या हो रहा है, मतलब ऐसा अभी तो शादी हुई है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा था। और जो लड़की के फादर की डेथ हुई वो नेचुरली हुई, वो भी पता लगेगा आगे। अच्छा, वो भी आगे पता लगे। तो अब इनको ये तो पता चल रहा था भी कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, नेगेटिविटी आ रही है घर में, लेकिन अभी तक भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था कि क्यों हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये सब चीज़ें अभी क्लियर नहीं हुई थी। लेकिन फिर क्या हुआ, एक दिन सुबह सुबह इसके पापा, सबसे जल्दी इसके पापा ही उठते थे, सुबह मॉर्निंग वॉक वगैरह के लिए जाते होंगे। तो सुबह सुबह इसके पापा उठे तो बाहर गेट खोला ना उन्होंने, कोठी का गेट से निकले तो देखा कि इनके जस्ट गेट के सामने एक बकरे का कटा हुआ सर रखा हुआ है। हाँ, और उसके साथ में एक धागा रखा हुआ है, काले रंग का धागा लंबा सा। अब इसके पापा ने एकदम से ये देखा कि अरे ये कहाँ से ऐसी चीज़ आ गई, तो कोई भी नेचुरली से सकपका आ जाएगा एक बार के लिए। तो उसने भी जल्दी से घर के सब लोगों को उठाया, इन्होंने देखा कि ये उन्होंने देखा यार ये क्या क्या चीज़, मतलब ये हरकत किसने कर दी है। तो इन्होंने सोचा कि हो सकता है किसी शायद आस पड़ोस के किसी ने शरारत करी हो हमें परेशान करने के लिए। तो इसके पापा ने एक पन्नी ली, उसके अंदर वो सारी चीज़ें डाली, और थोड़ा सा दूर जहाँ पे कूड़े का ढेर होता होगा, मतलब आसपास का कूड़ा जहाँ इकट्ठा होता था, वहाँ जाके उसको फेंक दिया। उसके बाद घर आ गए। उसके बाद वो दिन तो इनका नॉर्मल गुजर गया। लेकिन फिर क्या हुआ, उसी रात से ही ये जब भी सोते हैं ना तो इनको किसी औरत के रोने की आवाज़ आती है अपने घर के अंदर से। मतलब ये पता होता था कि घर के अंदर से, काफ़ी बड़ा घर था इनका, कोठी थी अच्छी खासी, तो ये पता था कि घर के अंदर से रोने की आवाज़ आ रही है, लेकिन कौन से कमरे से आ रही है, कहाँ से आ रही है, ये पता नहीं चलता था। और सभी को एक साथ आती थी या एक एक करके आई सब? नहीं, अब ऐसा ये तो नहीं बताया उसने कि भाई एक एक करके आई, लेकिन रात में आवाज़ सबको सुनती थी, आवाज़ सुनती सबको थी। इनको पता चलता था कि इनके घर में कोई औरत रो रही है। और ये जो हस्बैंड वाइफ जो नई वो आई थी, उसका बिहेवियर नॉर्मल था बिल्कुल? अभी तक बिल्कुल नॉर्मल था, मतलब अच्छी फैमिली टाइप में रह रहे थे वो, पति पत्नी का आपस में हाँ, सही था, बिल्कुल सही था, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो रात में ये सब चीज़ें होने लग गई। तो 3-4 दिन तक तो इन्होंने इग्नोर किया कि भाई शायद हो सकता है बाहर से आ रही है आवाज़ें। लेकिन जब 3-4 दिन तक हर रात में इनके घर में रोने की आवाज़ें आती रही, तो इसके पापा का एक कोई फ्रेंड हुआ करता जो कि अच्छा खासा तांत्रिक, बताते हैं काफ़ी अच्छा तांत्रिक था वो, बड़ा तांत्रिक था। तो फिर एक दिन इसके पापा ने उस फ्रेंड को बताया कि भाई हमारे घर में पिछले कुछ दिनों से ऐसा ऐसा हो रहा है, और जिस दिन हमारे घर के गेट के पे वो सर रखा मिला था, उस दिन के बाद से ये सब चीज़ें हो रही हैं।
तो उसने बोला कि अच्छा चलो ऐसा करता है, मैं आता हूँ तुम्हारे घर पे और एक बार मैं देखता हूँ कि भाई क्या परेशानी है तुम्हारे घर पे। उससे पहले इन्होंने अपनी वो नहीं देखी घर के बाहर की सराउंडिंग्स की, कहीं बाहर से आ रही हो या क्या आवाज़ है? हाँ। वो तो नॉर्मल चीज, वो तो उन्होंने हर तरीके से पता लगाने की कोशिश की कि भाई घर के अंदर से आ रही है तो कहाँ से आ रही है, घर के बाहर से तो नहीं आ रही। लेकिन घर के बाहर से नहीं आती थी, वो घर के अंदर से ही आती थी। और घर के अंदर से भी ऐसा लगता था जैसे चारों तरफ से आ रही है, कोई एक पर्टिकुलर उसका ये नहीं था कि भाई इस कोने से कोई आ रही है या उस कोने से आ रही है, ऐसा नहीं था। पूरा घर से ही वो रोने की आवाज़ आती सुनाई देती थी। तो वो इसके पापा के दोस्त आए, वो तांत्रिक, जो कि काफ़ी बड़े तांत्रिक थे। तो उन्होंने आके अपनी क्रिया वगैरह करी। तो उन्होंने फिर इनको बताया कि तुम्हारे घर पे ना एक पिशाच को छोड़ा गया है और इस पिशाच को सिर्फ तुम्हारी, मतलब ये जो लड़का था, इसकी मम्मी को मारने के लिए छोड़ा गया है। तो इसके पापा ने पूछा कि भाई मतलब मेरी वाइफ को मारने के लिए छोड़ा गया है, लेकिन ऐसा क्यों? हमने तो कभी किसी का कोई बुरा नहीं किया और ना मेरी किसी से कोई दुश्मनी है, हमारा तो किसी से कोई लेना देना ही नहीं है, और रिश्तेदारी में भी हमारे सब अच्छे लोग हैं, तो हमारे साथ कोई ऐसा क्यों करेगा? तो उसने बोला कि इसका तो मैं अभी जवाब नहीं दे सकता हूँ, अभी पहले मेरे को क्रिया करके इसको वापस भेजने दो पिशाच को, इसके बाद मैं 2-4 दिन बाद तुम्हें बताऊंगा कि किसका क्या धरा है। तो बोला ठीक है। फिर उसने अपनी क्रिया वगैरह करी, जो भी चीज़ें थी, और उस पिशाच को वापस भेज दिया। और पिशाच को भेजने के लिए कई तरह की चीज़ें भी उन्होंने मांगी थी, मिठाइयाँ, कई तरह की मिठाइयाँ, जो भी नॉर्मल तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, उस तरीके से करके उन्होंने पिशाच को वापस भेज दिया। अब क्या हुआ, ये 3-4 दिन बीत गए। इसके बाद से वो रात में जो रोने की आवाज़ आती थी ना, वो आनी बंद हो गई। अब फिर से पहले जैसा सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन फिर 3-4 दिन बाद क्या हुआ, फिर से एक सुबह इसके पापा सो के उठे ना, तो इनका जो दरवाज़ा था, जो मेन गेट, वो खोल के जैसे बाहर निकले तो देखा कि सामने फर्श के ऊपर एक हरे रंग का बड़ा सा कपड़ा रखा हुआ है और उसके ऊपर मांस के लोथड़े से पड़े हुए हैं और खून के छींटे पड़े हुए हैं वहाँ पे। तो वो देखते ही ये फिर से समझ गए कि भाई ये तो फिर से किसी ने कोई गड़बड़ कर दी है। लेकिन पिछली बार जो ये तांत्रिक दोस्त आए थे ना इनके, उन्होंने इनको ये बोला था कि भाई तुम्हारे घर पे अगर इस तरह की कोई भी चीज़ दोबारा से हो ना, तो इन चीज़ों को छूना मत तुम, ये छूना ठीक नहीं रहता। तो उसने ना छुआ नहीं, बल्कि पीछे वाले गेट से निकल के अपनी कार लेकर अपने उस दोस्त के पास पहुंचे और उसको जल्दी से लेकर आ गए अपने घर पे। तो वो इनका वही तांत्रिक दोस्त वापस से आया इनके घर पे, देखा कि भाई वो सब चीज़ें वहाँ पे रखी हुई हैं, तो उसने अपने जो भी क्रिया वगैरह थी, मंत्र वंत्र थे, वो पढ़ने शुरू कर दिए। लेकिन इस बार क्या हुआ, जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू करा ना, उसको खून की उल्टी हो गई वहीं की, अरे भाई साहब, तांत्रिक को। और जबकि वो अच्छा खासा शक्तिशाली तांत्रिक था, उसको खून की उल्टी हो गई। और खून की उल्टी होते के साथ ही वो तो उल्टे पांव वहीं से भाग गया। उसने कहा कि भाई मैं अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे को यहाँ से जाना होगा, और वो फिर वहाँ से घर से भाग गया। अब वो चला गया तो वो तो सब चीज़ें वहीं पड़ी थी, मांस के लोथड़े ओथड़े अभी भी घर के सामने पड़े हुए थे। फिर ये बताता है कि इसके पापा ने फिर से एक पन्नी ली और वो सब चीज़ें उठाई, एक पन्नी में बांध के साथ में जो गंदी नाली थी उसमें फेंक दिया। लेकिन फिर उसी रात को इनके साथ में पता है क्या हुआ, रात में जब ये लोग अपने अपने कमरों में सो रहे थे ना, तो इनको घर के बाहर जो इनका वो तो हॉल था, जहाँ पे इनकी सारी डाइनिंग टेबल कुर्सियाँ उर्सियाँ रखी हुई थी, इनके सारी की सारी चीज़ें ऐसे उठ के, मतलब ऐसे हवा में उड़ने लगी जैसे कोई उठा के उनको पटक रहा हो बुरी तरह, दीवारों से टकराने लगी, चकनाचूर होने लगी, किचन में जितने बर्तन थे सारे इधर उधर होने लग गए। हवा में उड़ रही है सारी चीजें, मतलब चीज ऐसे ऐसे जैसे मैं ये जैसे कप रखा हुआ है, इस कप को मैं उठा के दीवार पे फेंक के मारूंगा ना, तो इस तरीके से हो रहा था जैसे कोई उठा के फेंक रहा है चीज़ों को। तो ये बताता है कि हमें उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे हमारे घर के अंदर पूरी कोई भूतों की भूचाल आ गया हो। हाँ, भूचाल आ गया, भूतों की पूरी फौज घुस गई है हमारे घर में, तो ऐसा लग रहा था हमको। और मदद वाला कोई था नहीं, क्योंकि एक वही थे तांत्रिक, और रात में ये मेरे ख्याल से 2-3 बजे की बात है जब इनके साथ में ये सब हो रहा था। तो जैसे तैसे पूरे, मतलब एक कमरे के अंदर सारे के सारे दुब के रहे। और फिर जब सुबह दिन निकला ना, फिर इन्होंने जाके हॉल में देखा तो पूरे हॉल का सामान सारा तहस नहस हुआ पड़ा था। तो इसके पापा फिर से उस अपने दोस्त के पास गए, क्योंकि इनको समझ में आ गया था कि भाई ये तो कोई बहुत ही बड़ी मुसीबत घर में घुस गई है। तो ये अपने दोस्त के पास गए। तो दोस्त के पास गए तो देखा कि उसकी तो वैसी मरने की जैसी हालत हो रखी थी उसके दोस्त की, मतलब उसकी ऐसी हालत हो रखी थी वो बोल भी नहीं पा रहा था ठीक से। तो इसने अपने दोस्त को बताया सारी बात कि जी हमारे घर में तो ऐसा ऐसा हुआ, हमारा तो सारा सामान तहस नहस हो गया और तुम भी वहाँ से उस दिन भाग गए थे, तो कुछ तो बताओ हमारे घर में ऐसी कौन सी चीज़ घुसाई है, कुछ तो हमारी मदद करो। तो उसने तांत्रिक ने बताया कि तुम्हारे घर में कोई भूत वूत नहीं आया है, तुम्हारे घर में एक सुलेमानी जिन को छोड़ा गया है।
एक जिन है, सुलेमानी जिन। हाँ, जिन्नात की भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, उसमें एक सुलेमानी जिन बताया जाता है। जब मैंने ये स्टोरी सुनी थी ना, तब मेरे को एक अलिफ लैला, आपको याद आता हो शायद, हाँ, याद एक होगा, शो एक आता आया था। करता था अलिफ लैला, उसमें हुआ करता था एक कैरेक्टर सुलेमानी जिन। वो सुलेमानी जिन बताते हैं ऐसा कि ये जिन्नों का सरदार होता है और उसमें बहुत बहुत ताकतवर होता है, ये मतलब बहुत शक्ति होती है, इसको हराना बहुत मुश्किल होता है, इसको काबू में करना। तो उसने बताया कि ये सुलेमानी जिन है और इसको कोई काबू में नहीं कर सकता, और ये तुम लोगों की मौत बन के आया है, इसको सिर्फ तुम लोगों को मारने के लिए भेजा गया है यहाँ पे, और इससे अब तुम लोग बच नहीं सकते। तो उसके पापा ने उसको बोला कि भाई मेरे तो बच्चे हैं साथ में, मेरी तो फैमिली है, अगर तुम ही कुछ ऐसे बोलोगे तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा। तो उसने बताया कि भाई देखो, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन चूंकि तुम्हारी पूरी फैमिली की ज़िंदगी का सवाल है तो मैं तुमको एक रास्ता बता सकता हूँ। उसने बताया कि शिमला में एक जगह पड़ती है नालागढ़, और वहाँ पे एक बाबा है जिनको पीपल वाले बाबा करके बुलाया जाता है। तो उसने बोला कि वो एक अघोरी बाबा है, अगर तुम जा सकते हो तो जल्द से जल्द उन बाबा के पास जाओ, अगर तुम्हारी कोई जान कोई बचा सकता है ना तो सिर्फ वही बचा सकता है, नहीं तो तुम्हारा बचना बहुत मुश्किल है। और अगर आने वाली पूर्णिमा या अमावस्या पता नहीं क्या बताई थी, तब तक ये तुम सबको एक एक करके मार डालेगा, क्योंकि इसको ऐसा नहीं है कि तुम लोगों को परेशान करने के लिए या तुम्हारा बिजनेस चौपट करने के लिए भेजा गया है, इसको सिर्फ तुम लोगों को मारने के लिए ही भेजा गया है। वैसे अभी तक किसी फैमिली मेंबर को कुछ वैसे कुछ नहीं हुआ? नहीं, अब नहीं, अभी फिजिकल हार्म फैमिली में किसी को नहीं हुआ था, लेकिन वो पहले वाला जो पिशाच था उसके लिए उसने बताया था कि माँ को मारने के लिए भेजा है, लेकिन ऐसा अभी तक सेफ थे, मतलब मरे नहीं थे, कोई भी फैमिली में डेथ नहीं हुई थी। तो उसने कहा कि एड्रेस दिया उसका बाबा का, तो ये लोग उसी शाम को फिर वहाँ पे नालागढ़ जाने के लिए निकल गए। मतलब जो इनका बड़ा वाला लड़का था जिसकी शादी हुई थी कुछ दिन पहले, और उसके पापा, ये 2 लोग गए थे, बाकी इसकी मम्मी और छोटा वाला लड़का और इसकी भाभी, वो तीनों घर पे ही थे। तो रात में ही निकल गए, और अब दिल्ली से तो शिमला जाने में काफ़ी कई घंटे लग जाते हैं ना, तो रात में फिर एक जगह ये लोग थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, कुछ खाना वाना खाने के लिए एक ढाबे पे भी रुके थे। और ये बताते हैं कि इस ढाबे पे ये रुके, खाना वाना खाया, लेकिन उसके बाद जब इन्होंने गाड़ी स्टार्ट करी तो उनकी फिर गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो। मतलब इन्होंने, ऐसा नहीं था कि वो उस गाड़ी में कोई खराबी थी या कोई पुरानी गाड़ी थी, अच्छी भली गाड़ी थी, चलती कंडीशन में थी, बिल्कुल अच्छे से चला के लाए थे, लेकिन वहाँ पे इनकी गाड़ी स्टार्ट होने का नाम नहीं, मतलब 1 घंटा लग गया इनको, हर तरह की कोशिश कर ली, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही इनकी। फिर इसके पापा ने किसी तरह अपने गाड़ी के अंदर हनुमान चालीसा वगैरह लगाई, तो इनकी गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई। और मतलब ये सुनने में थोड़ी सी फिल्मी बात लग सकती है कि हनुमान चालीसा चला, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा बहुत सी स्टोरीज में बहुत से व्यूअर्स ने मेरे को बताया कि ये चीज़ें, जैसे इस तरह के कोई भी भूतिया रास्ते होते हैं ना, कोई भी पैरानॉर्मल एंटिटीज होती हैं, तो वो इस तरीके से करती हैं, वो आपकी गाड़ी बंद कर देंगी, बाइक बंद कर देंगी, लेकिन फिर आप कुछ अपने किसी देवी देवता को याद करोगे तो एकदम से छोड़ देती हैं वो चीज़ को, वो स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे तैसे फिर इनकी गाड़ी स्टार्ट हुई, फिर ये ऊपर, मतलब वो ऊपर की तरफ पड़ता है बताते हैं एरिया, तो ऊपर की पहाड़ों की तरफ जाए, एक तो वैसे मतलब 2000 में तो वहाँ पे इतना अच्छा भाई रोड्स वगैरह नहीं बनी होंगी। तो जैसे तैसे ये पहुँचे ऊपर, तो ऊपर पहुंचने के बाद में मतलब सुबह के 4-5 बज गए थे, दिन निकलने वाला था। फिर एक कोई दुकान वाला था, कोई शायद चाय के खोखे वाला था, उससे उन्होंने पूछा कि भाई हमको जो है पीपल वाला बाबा के पास जाना है। तो उसने बोला कि भाई थोड़ा सा आगे जाके ना, वहाँ पे आपकी गाड़ी का रास्ता तो नहीं होगा, आपको गाड़ी खड़ी करनी होगी, वहाँ से आपको पैदल आगे जाना होगा। तो उसने बोला ठीक है। तो आगे गए तो वहाँ पे सही में फिर एक जगह जाके रास्ता रुक गया था, वहाँ से जंगल स्टार्ट हो गया था। तो वहाँ पे इन्होंने गाड़ी अपनी मतलब पार्क कर दी, और वहाँ से दोनों पैदल पैदल अंदर की तरफ जाने लग गए, जंगल से अंदर। वहाँ पे ये बताते हैं जाते हुए कि उस जगह पे ना इनको जंगल के बहुत से जंगली जानवर भी दिखाई दिए, खतरनाक जंगली जानवर, लेकिन किसी भी जंगली जानवर ने इनका कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। तो फिर कुछ दूर चलने के बाद में इनको एक खुला सा एरिया दिखाई दिया, और वहाँ पे एक त्रिशूल गड़ा हुआ था। तो जब इन्होंने त्रिशूल गड़ा हुआ देखा तो इनको थोड़ा सा जान में जाना है कि हाँ चलो हम सही रास्ते पे आए, हो सकता है यहाँ पे बाबा मिल जाए। तो थोड़ा सा और आगे जाने पे इनको एक छोटा सा मंदिर टाइप कोई बना हुआ था, उसके सामने एक बाबा इनकी तरफ पीठ करके बैठे हुए थे, और अपना जैसे ध्यान वो होता है ना, ध्यान मुद्रा होती है, उसमें बैठे हुए थे। तो ये पीछे जाके उसके खड़े हुए, तो बिना बाबा ने इनकी तरफ देखे, बिना कुछ बोले, बिना कुछ पूछे, उसने बोल दिया कि अच्छा तुम दोनों आ गए बच्चा, तुम्हारे घर पे जिस जिन को भेजा हुआ है, उस जिन को मुझे पता है, तुम्हारे घर पे किसी जिन को भेजा हुआ है तुम्हें मारने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं,
तुम यहाँ पे आ गए हो तो अब सब ठीक हो जाएगा। तो ये लड़का ये बताते हैं कि भाई जब इन्होंने बाबा के मुंह से ये बात सुनी ना कि भाई तुम्हारे घर पे जिन को भेजा गया और तुम ये सब चीज़ें दिल्ली से आए हो इतनी दूर से, तो इनको इतनी हैरानी हुई, क्योंकि इन्होंने तो बाबा ने बात करना तो दूर, बाबा ने पीछे पलट के इनका चेहरा तक नहीं देखा था, लेकिन फिर भी बिना देखे बाबा ने इनको खुद से ही बता दिया उन्होंने। खुद से बता दिया। मतलब होती हैं सिद्धियाँ होती हैं बाबाओं के पास में, तो बाबा ने खुद से ही इनको बता दिया। फिर बाबा उठे, फिर बाबा ने इनसे बात की। बाबा ने बताया कि तुम लोग बहुत दूर से आए हो, थक भी गए होगे, तुम एक काम करो, तुम लोग 2-3 घंटे आराम कर लो, सो लो। तो वहीं खुले एरिया में कुछ चारपाइयाँ डली हुई थी, तो वहाँ पे ये लोग दोनों बाप बेटे वहाँ पे सो गए 2-3 घंटे के लिए। बाबा ने बोला था तुम सो आराम कर लो, तब तक मैं कुछ तैयारियाँ कर लेता हूँ। तो वहीं पर ही पास में कुछ हवन कुंड वगैरह बना था, तो बाबा वहाँ पे हवन कुंड में तैयारी करने लग गए। फिर करीब 3 घंटे बाद इनकी आँख खुली, तो इन्होंने देखा कि बाबा उस हवन कुंड के आगे बैठ के ना कोई किसी तरह की कोई क्रिया कर रहे हैं, और क्रिया करते हुए ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए बातें कर रहे हैं उससे। मतलब बातें जैसे हम नॉर्मली अभी बातें कर रहे हैं ना, इस तरीके से बातें कर रहे हैं। लेकिन वो जिस लैंग्वेज में बात कर रहे थे ना, वो लैंग्वेज कोई ऐसी थी जो कि समझ में नहीं आ रही थी। वो कह रहे थे हमें नहीं पता चल रहा था बाबा क्या बोल रहे हैं, किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, लेकिन वो किसी से बात कर रहे थे आसमान में देखते हुए। फिर बाबा ने उसको बताया, इनको बताया, अपने पास बिठाया, इनको बताया कि मुझे पता है तुम्हारे घर में किसी बहुत ही शक्तिशाली जिन को भेजा गया है, और मैं चाहूँ तो उसको अभी के अभी बांध के यहाँ पे बुला सकता हूँ, उसको यहाँ पे पेड़ पे बांध सकता हूँ अभी के अभी। लेकिन उसको पकड़ने से, उस जिन को पकड़ने से तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले तुम्हारे घर में पिशाच को भेजा गया था, अब जिन को भेजा गया है। अगर इस जिन को मैं पकड़ भी लूँगा तो हो सकता है 10 दिन बाद कोई नई चीज़ भेज दी जाए। तो ये तुम्हारी समस्या का इलाज नहीं है, तुम्हारे घर का पक्का इलाज करने के लिए मुझे तुम्हारे घर पर ही जाना होगा। तो उसके लिए तुम एक काम करो, तुमको मैं कुछ चीज़ देता हूँ, ये चीज़ें अभी फ़िलहाल अपने साथ लेकर जाओ और मैं तुमको तुम्हारे घर पर ही मिलूँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है बाबा, आप बताइए क्या क्या करना है हमें। तो बाबा ने इनको धागे दिए, काले धागे, 2 काले धागे दिए। बोला कि अभी जाते हुए ना दोनों एक एक अपनी जेब में रख लेना, और कुछ थोड़ी सी राख दी उसको, जिसको भभूत बोलते हैं हवन की, कि ये साथ में अपनी गाड़ी में रख लेना, इससे तुम्हारी गाड़ी बंद नहीं होगी रास्ते में। तो उन्होंने बोला ठीक है। लेकिन जाते हुए उसके पापा ने फिर से पूछा बाबा से कि बाबा हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना हमने किसी का कुछ बुरा किया, किसी का कुछ बिगाड़ा, तो हमारी जान के पीछे कोई क्यों पड़ा हुआ है। तो बाबा ने बोला कोई बात नहीं, फिक्र मत करो बच्चा, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, मैं तुम्हारे घर पे आऊँगा, उसके बाद तुम्हें सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो इसके बाद सुबह सुबह का ही टाइम था, वो ज़्यादा देर नहीं हो रखी थी। तो वहाँ से निकले घर के लिए, और शाम के टाइम पे जब ये पहुँचे घर पे, तब तक अंधेरा होने वाला था। तो जब ये पहुँचे ना घर पे अपने, तो देखा कि जो इनके घर के सामने एक पार्क था, तो वो बाबा ऑलरेडी उस पार्क में बैठे हुए हैं। अच्छा, इनके पहुंचने से हाँ, पहले। इनके पहुंचने से पहले। तो ये देख के इनको और हैरानी हुई कि अरे ये बाबा, मतलब बाबा ने इनका एड्रेस नहीं पूछा था, बाबा ने सिर्फ ये बोला था तुम पहुंचो घर, मैं तुम्हारे घर पर ही मिलूंगा। और बाबा इनके पहुंचने से पहले इनके घर पे पहुंच गए। तो वाकई में कोई बहुत ही सिद्ध बाबा रहे होंगे। तो फिर इन्होंने देखा कि बाबा तो वहीं पार्क में बैठे हुए हैं। तो उन्होंने बाबा को पूछा अरे बाबा आप यहाँ पे कैसे पहुँच गए। बाबा ने बोला कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ, चलो अब तुम लोग घर के अंदर जाओ, लेकिन अंदर जाने से पहले ये धागा और ये भभूत मेरे को वापस कर दो। तो बाबा ने इनसे ले ली वो चीज़, और बाबा ने बोला तुम अंदर चलो, मैं आता हूँ 5 मिनट बाद। फिर ये सारे दोनों अंदर गए। तो अंदर जाके ये बताता है कि सिर्फ पापा ने देखा कि भाई मेरा छोटा बेटा और जो है बहू और वाइफ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि डर तो रहता ही है कि भाई कहीं हमारे पीछे से उनके साथ में कुछ ऐसा ना हो गया। तो उसने देखा कि भाई तीनों बिल्कुल ठीक हैं, सही सलामत है, तो थोड़ा सा उनको और जान आई उनकी। फिर 5-10 मिनट बाद वो बाबा आए इनके घर पे। बाबा ने उनसे बोला कि एक काम करो, सबके सब मेरे सामने आके खड़े हो, तुम्हारे जितने भी परिवार के लोग हैं। तो सबके सब इनके सामने आके खड़े हो गए। फिर बाबा ने इनकी बहू से पूछा कि वो सामान कहाँ है जो तेरी माँ ने तेरे को दिया था। अच्छा, हाँ ऐसे ही डायरेक्ट कि वो सामान लेकर आ जो तेरी माँ ने तेरे को दिया है। तो उसने इसकी बहू एकदम से सकपक आ गई कि नहीं मेरी माँ ने कौन सा सामान दिया है, मेरी माँ ने तो कोई सामान नहीं दिया, मेरी माँ से तो मुझे मिले ही इतने दिन हो गए। तो बाबा ने बोला अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, तो जो भी ये चीज़ कर रहा है ना इस घर के ऊपर, वो अभी 5 मिनट के अंदर यहाँ पे या तो पागल हो जाएगा या मर जाएगा। बाबा ने ये गुस्से से बोला उसको। तो बाबा की बात सुन के वो ऑर्डर गई, वो बोली कि नहीं बाबा, नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे अभी अभी याद आया
कि कल रात को मेरी माँ आई थी मेरे से मिलने के लिए और वो कुछ सामान देकर गई है मेरे को। तो बाबा ने बोला अच्छा जा लेकर आ वो सामान, क्या है सामान, लेकर आ। तो वो अंदर गई अपने कमरे में, अलमारी से एक पोटली निकाल के लेकर आई, हरे रंग की पोटली। तो बाबा को वो पोटली दी, तो बाबा ने वो खोली पोटली, तो उसके अंदर से 7 लौंग और कुछ सिंदूर और इस तरह की चीज़ें कुछ निकाली। फिर बाबा ने जब वो चीज़ें निकाली ना, फिर बाबा ने उसके ऊपर चिल्ला के बोला कि क्यों मारना चाहती है तू उन लोगों को, बता। तो तब तक तो इन लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि भाई हमारी बहू ऐसा कर रही है। लेकिन फिर इसकी बहू ने अपने मुंह से सारी बात बताई इनको। इसकी बहू ने बताया कि मेरी माँ जो है वो तांत्रिक के चक्कर, इन सब बाबाओं के चक्कर लगाती है, बहुत सालों से लगाती आ रही है। तो जब ये रिश्ता हमारे पास में आया और हमें पता चला कि ये लोग इतने पैसे वाले हैं, तो मेरी माँ के और मेरे मन में लालच आ गया। तो हमने सोचा कि शादी के बाद अगर ये लोग मर जाएं तो इनकी सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। और ये सोच के मेरी माँ ने इनके ऊपर में ये सब चीज़ें करवाना शुरू कर दिया। और वो सब चीज़ें जो इनके घर में होती थी ना, वो और कोई नहीं, इसकी माँ करती थी इस लड़की के थ्रू, अपनी बेटी के थ्रू। तो यही रखती थी सारा ये सामान। रखती थी और वो भिजवाती थी इसकी उस लड़की की माँ। तो और फिर इसके पापा की मौत कैसे हुई थी इस लड़की के, उसका भी ये बात भी खुली। बाबा ने फिर पूछा अब ये बता कि तेरे बाप की मौत कैसे हुई थी, तेरे पिताजी कैसे मरे थे। तो इस लड़की ने बताया कि जब मेरे पिताजी को ये बात पता चली ना कि हम ऐसा ऐसा करना जा रहे हैं, मेरी माँ ऐसा ऐसा करना चाहती है कि भाई शादी के बाद 2-4 महीने में इनको ख़त्म करके इनकी सारी प्रॉपर्टी हथिया लेना, तो मेरे पापा ने इस चीज़ के लिए साफ मना कर दिया था कि नहीं वो मेरा दोस्त है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारे बारे में उसको बता दूंगा, मैं रिश्ता ही तोड़ दूंगा। तो उस अपने पिता को रास्ते से हटाने के लिए मैंने और मेरी माँ ने मिलकर हमारे पिता की हत्या कर दी, पिता का ही खून कर दिया। तो अपने बाप को भी इस लड़की ने अपनी माँ के साथ मिलकर मारा था। फिर इसके जो बाबा थे, अब सारी तो इनकी पोल पट्टी खुली चुकी थी और इस लड़की। दौरान जो जैसे जिन वगैरह थे उन्होंने कुछ करा नहीं अब तक, जैसे वो जो उस जिन घर छोड़ा में- गया था, हाँ हाँ वो जिन छोड़ा गया था इनके ऊपर। हाँ, तो घर में कोई हरकत नहीं हुई, इतने बाबा नहीं, थे एक, वहाँ? एक, एक अभी अभी वो कॉल करेगा हमें, जस्ट मैं जो बताने जा रहा था, वो अभी बाबा उसको बुलाएगा जिन को। अच्छा। हाँ, मतलब ऐसा है ना, कुछ चीज़ों कुछ केसेस में तो अपने आप चीज़ें सामने आ जाती हैं, कुछ केसेस में उनको सम्मन करना पड़ता है। तो फिर बाबा ने इसको जब ये सारी चीज़ें खुल गई इसके सामने, फिर बाबा ने इनको बोला कि अब तुम्हें पता चल गया है ना कि तुम्हारा, कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। मैं चाहता तो वहीं पर ही उस जिन को बुला देता, लेकिन उससे तुम्हारा घर का समाधान नहीं होता, क्योंकि कल को ये फिर और कोई हरकत करती। तो इस वजह से मुझे यहाँ पर आकर तुम्हारे बीच में इसके मुंह से ही उगलवाना था, क्योंकि अगर मैं भी ये चीज़ बात बोलता तो तुम लोगों को हो सकता है यकीन नहीं होता मेरी बात पे, क्योंकि ऐसी बात पे तो बड़ा मुश्किल हो जाता ना यकीन करना। तो फिर बाबा ने बोला कि अब तुम्हें सच्चाई पता लग गई है ना, तो अब मैं इस जिन का इलाज करता हूँ। फिर बाबा ने अपने जो भी क्रिया वगैरह थी, मतलब उन्होंने एक झोला ले रखा था, उसमें से कुछ राख वाख निकाली, उन्होंने मंत्र वंत्र पढ़ के पूरे घर में इधर उधर फूंका। तो जब वो फूंका ना, तो ये बताते हैं कि इनका एक कमरा था, कोई पर्टिकुलर कमरा नहीं था, एक कमरा था, उस कमरे से एक लंबा सा काला साया निकल, धुएं जैसा। वो सबको दिख रहा है, सबने देखा हाँ, है। सब घर के वही हैं, हॉल के अंदर ही। और सामने आके खड़ा हुआ उस बाबा के, और जोर जोर से हंसने लग गया वो साया कि अघोरी तुझे क्या लगता है, तू मुझे हरा देगा? मैं सुलेमानी जिन हूँ, सुलेमान नाम है मेरा, और ये सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से चला जा, नहीं तो हो सकता है इस फैमिली से पहले तेरी जान मुझे लेनी पड़ जाए। तो वो बाबा को ही धमकी दे रहा है उल्टा, मतलब डरने के बजाय। तो बाबा ने कई तरह की क्रियाएं वगैरह करी, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा उस जिन को। वो खड़ा अपना हंस रहा है वहाँ पर जोर जोर से। फिर बाबा ने इनसे बोला कि तुम एक काम करो, तुम सारे घर से बाहर निकलो, मैं कुछ करता हूँ। फिर ये सारे घर से बाहर गए। फिर घर से बाहर जाते हुए भी इनको उसके जिन के हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन फिर 10-15 मिनट बाद, मतलब जो भी आवाज़ें आ रही थी हंसने वसने की और ये सब चीज़ें, वो सब कुछ शांत हो गई। और फिर दरवाज़ा खुला और वो बाबा बाहर निकल के आए। तो ये बताते हैं जी कि जब हम बाहर खड़े हुए थे तो हमें यही लग रहा था कि कहीं बाबा के साथ ही कुछ गलत ना हो जाए कि इतना ताकतवर जिन है। लेकिन जब दरवाज़ा खोल के बाबा बाहर आए तो थोड़ा सा हमारी भी जान में जान आई कि चलो सब कुछ ठीक हो गया है। फिर बाबा ने इनको बताया कि मैंने उस जिन को पकड़ लिया है, लेकिन मैंने उसको मारा नहीं है, मैंने उसकी जान बख्श दी है इस शर्त के ऊपर कि जिसने उसको भेजा है वो उसी की जान लेगा। तो ये बात सुन के वो लड़की रोने लग गई कि इसको तो मेरी माँ ने भेजा है और ये मेरी माँ की जान ले लेगा।
तो वो उसके पैरों में पड़ गई बाबा कि बाबा ऐसा मत करो, मेरी माँ की जान बख्श दो और हम आज के बाद ऐसा कभी भी कुछ नहीं करेंगे। तो बाबा ने बोला ठीक है, मैं तेरी माँ की जान बख्शता हूँ, लेकिन आज के बाद तू इस घर को छोड़ के चली जाए और आज के बाद इन लोगों की तरफ पलट के मत देखियो कभी भी, और अपनी माँ से बोल दियो कि इनका कभी बुरा करने की ना सोचें। तो उसने बोला ठीक है बाबा, अभी तो रात हो रही है, मैं जैसे ही सुबह दिन निकलेगा मैं दिन निकलते ही यहाँ से चली जाऊँगी इनके घर से। तो वैसा ही किया। फिर जब सुबह हुई तो ऑटो पकड़ के इनके घर से चले गए अपने मायके के। उसके बाद ना तो फिर अगले कई दिनों तक कोई कॉल आई, ना वो वापस आई इनके घर पे। लेकिन फिर बाबा जब सुबह जा रहे थे इनके घर से ना, तो बाबा ने बोला कि ठीक है मैं जा रहा हूँ तुम्हारे घर से, लेकिन जाते हुए मैं तुम्हारे घर को एक बार सुरक्षा कवच से वो कर देता हूँ, बांध देता हूँ, जिससे कि अगर दोबारा से कोई भी तांत्रिक प्रयोग या कोई चीज़ भेजी जाती है तुम्हारे घर पे, तो मेरे को वहाँ पे अपने धाम में बैठे बैठे पता चल जाएगा कि भाई तुम्हारे घर पे कुछ चीज़ आई है, और मैं वहीं उसको बांध के बुला लूँगा। तो इसके बाद ये चले गए, बाबा अपने वहाँ चले गए, और वो उनकी बहू भी अपने मायके चली गई। उसके बाद ना कोई कांटेक्ट हुआ, नहीं हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ, करीब 1 महीने बाद इनको पता चला कि इसकी माँ की डेथ हो गई है, उसकी बहू की माँ की डेथ हो गई है। तो जब इनको ये पता चला कि बहू की माँ की डेथ हो गई है, तो ये दोबारा से उस बाबा के पास गए। कोई कांटेक्ट नंबर, फ़ोन नंबर वगैरह तो था नहीं जिससे बात कर सकते। तो दोबारा नाला कर गए और बाबा को बताया कि बाबा उसकी माँ की मौत हो गई है, और आपने तो बोला था कि भाई उसके आप जान बख्श दोगे। तो बाबा ने बताया कि मैं उसकी जान बख्शना चाहता था, लेकिन वो औरत अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रही थी। उस दिन जब वो उसकी लड़की चली गई तुम्हारे घर से, उसके बाद उसी रात को उसने एक बानो नाम की चुड़ैल को तुम्हारे घर पे भेजा था, लेकिन चूंकि तुम्हारे घर पे सुरक्षा कवच लगा हुआ था तो उसको वो अंदर घुस नहीं पाई, और उसको बांध के मैंने यहाँ पे बुला लिया। और उसके बाद भी वो आए दिन कभी कुछ और कभी कुछ तुम्हारे घर पे वो चीज़ें छोड़े जा रही थी, वो बाज नहीं आ रही थी। मैंने उसको बहुत कोशिश करी समझाने की इन सब चीज़ों से बाज आ जा, लेकिन वो नहीं मान रही थी। इसलिए आखिर में मुझे इस जिन को छोड़ना ही पड़ा। और जैसे कि इसने वादा कर रखा था जिन ने कि जाते ही उसी की जान लेगा जिसने इसको भेजा है, तो इसने सबसे पहले उसी की जान ले ली। तो ये थी ये पूरी स्टोरी। सिर्फ लालच की वजह से वो, मतलब अच्छा भला करते हैं लोग ऐसे लालच की वजह से। भाई वैसे ही सब कुछ तो था ही, उसके बाद शादी तो हो ही गई। शादी हो गई थी, वो उस घर में ही आ गई थी। मालकिनी थी वो एक तरीके से घर की। बट उसके माइंड में ये था ना कि सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाए, इन सभी को निपटा दूं, सब कुछ ही मेरा हो जाए, मैं ही मालकिन बन जाऊं, कोई पूछने वाला ही ना हो सब कुछ। लेकिन वही ना, लालच का बुरा नतीजा। अगला जो इंसिडेंट है भाई, हम कोटा वाला कवर करते हैं। राजस्थान कोटा का एक पूरा रियल इंसिडेंट है हमारे पास। ये भी सब्सक्राइबर ने भेजा हुआ है। सब्सक्राइबर के ही आते हैं, और ये भी बड़ा अजीब है, बिल्कुल रियल। मैं एक्चुअली बताने से पहले ना थोड़ा सा इस बारे में सोच रहा हूँ कि कोई फैमिली अपने किसी मतलब खुद के बच्चों के साथ कैसे कर सकती है। अच्छा। तो मेरा थोड़ा ध्यान उस तरफ जा रहा था। एक्चुअली में कोटा राजस्थान का पूरा इंसिडेंट है। मम्मी पापा और 5 बहनें 1 भाई, इनका पूरा परिवार होता है। पापा की फैक्ट्री है और पापा फैक्ट्री में अच्छा खासा वर्क कर रहे हैं और काफ़ी बहुत अच्छी तरीके से उसे मैनेज कर रहे थे। 5 लड़के 1 भाई, भाई सबसे छोटा था, और जो 2 बड़े बहनें थी उनकी शादी हो गई थी, तो 3 बहन रह गई और 1 भाई रह गया। होता क्या है, जो भाई पैदा हुआ था ना, वो बहुत ही कमज़ोर ग्रह के साथ पैदा हुआ था। उसके नक्षत्र ऐसे थे कि जब वो पैदा हुआ था तो पूजा पाठ के दौरान ही बता दिया गया था कि इसके साथ कुछ ना कुछ ऊपरी सीन रहेगा ही रहेगा। बचपन से ही उसके साथ कोई ना कोई दिक्कत रहती थी। ऊपरी मतलब पैरानॉर्मल जो है चीज़ें, पोजेशन चलता रहेगा इसके साथ कोई ना कोई दिक्कत रहेगी। तो उसकी मम्मी ने क्या करा था, शुरू से ही उसके गले में एक ताबीज़ डाल रखा था, किसी मौलवी से लेके वो ताबीज़ वगैरह डाला हुआ था। तो हुआ क्या, जब लड़का जो था, जब वो 4-5 साल का था, तब जैसे होता नहीं कि फैमिली आउटिंग के लिए गए हैं, 2-3 परिवार वाले आउटिंग के लिए चले गए, तो ये भी 2-3 परिवार वाले आउटिंग के लिए गए थे। और वो परिवार वाले भी कौन थे, जैसे मेरी बेटी अगर किसी स्कूल में पढ़ रही है तो वहाँ पर पेरेंट टीचर मीटिंग में किसी और के पेरेंट्स भी मिल गए, ये दोस्त हैं तो वो भी, हम भी दोस्त बन गए। तो ऐसे 4-5 साल का जब ये बच्चा था, लड़का था, तब ये आउटिंग के लिए गए थे। वहाँ पे इन्होंने एंजॉय वगैरह करा और फिर ये लोग वापस आ गए। तो इसकी मम्मी जो थी लड़के की, इसका नाम हम कुछ रख लेते, पुनीत रख लेते, क्योंकि पुनीत का ही पूरा रियल इंसिडेंट है। और जो भेजने वाली है इनकी बहन है एक हमें। तो इनकी बहन ने बताया कि जो भाई थे पुनीत, जैसे जैसे वो बड़े होते गए तो हमने एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि वो जो पुनीत है वो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे पढ़ाई में वो स्कॉलर बनते चले गए।
जब कोई बच्चा पैदा होता है तो कुछ कमियां भी लेके आता है और कुछ अच्छी चीज़ें भी लेके आता है। तो इसमें ये एक चीज़ थी कि ये जिस चीज़ को पढ़ा करता था वो इसके दिमाग में फीड हो जाती थी। धीरे धीरे बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया। जब ये 15 साल का हुआ लड़का, तब इसके पापा का एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। वो एक्सीडेंट ऐसा हुआ जिसमें इनके फैमिली को बहुत ज़्यादा क्राइसिस पड़ा, फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा बिगड़ गए, चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, जिस वजह से क्या हुआ, जो फैक्ट्री का वर्क था वो पूरा ख़त्म हो गया। इसके पापा 1 साल पूरे हॉस्पिटलाइज रहे और 4 साल वो घर पर रहे, जहाँ पर उनसे ना उठा जाता था ना काम किया जाता था। 5 साल उनके ऐसे ही बर्बाद हुए। और इन चीज़ों की वजह से क्या हुआ कि घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। तो मम्मी क्या किया करती थी, मम्मी एक टाइम पर आके दूसरों के घरों में जैसे बर्तन का काम होता है, टिफ़िन सर्विस का काम होता है, ये सब करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब जब वो लड़का जो था, जब पुनीत 18 साल का हुआ, तो पुनीत जब 18 साल का हुआ तो यहाँ से उसके साथ कुछ जो है इंसिडेंट होने स्टार्ट हुए। और इंसिडेंट क्या हुआ है, जैसे 18 साल का जब वो था तो जो घर में 3 बहनें थी, उनमें से एक जो छोटी वाली बहन थी उसने टीवी चला रखा था। टीवी चलाते हुए क्या हुआ, उसने वॉल्यूम थोड़ी ज़्यादा कर रखी थी। पापा ने इस टाइम पे कहीं पे एक साड़ी की जो शॉप होती है वहाँ पर एज ए कैशियर ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि उनसे ज़्यादा काम किया नहीं जाता था, दूर दूर जाया नहीं जाता था। तो हुआ क्या, जो छोटी बहन थी उसने टीवी की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ा रखी थी। तो जो पुनीत था 18 साल का होते ही उसी दिन सेम डे, मान लो मुश्किल से 1-2 दिन आगे पीछे हुआ होगा, तो ये उठता है अपनी बहन को बोलता है कि आवाज़ कम कर ले। तो जो उससे तो बड़ी ही थी ऑब्वियसली बहन, जो सबसे छोटी थी उनमें, वो बोली भैया मैं टीवी तो देख रही हूँ, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गई, आपको कोई दिक्कत थोड़ी ना है। भाई ये उठता है और अपनी बहन को पीटना स्टार्ट कर देता, बुरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से पीटना स्टार्ट करता है। जो बहन थी वो चिल्लाने लगती है मम्मी मम्मी मम्मी। तो बाकी 2 बहनें आती हैं, वो देखती है अब ये तो मार देगा, पागलों की तरह पीटने लग रहा है, चाटे 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 चाटे। वो जाती है और मम्मी को बुलाती है कि मम्मी ऐसे ऐसे जो भाई है पुनीत वो बहन को मार रहा है, एक बार चल के देखो। तो जब मम्मी आती है तो एकदम से शांत हो जाता है, मम्मी की तरफ देखने लगता है। तो इनकी मम्मी पूछती है कि तू क्या कर रहे है, क्या हरकतें कर रहे हैं, बहन को मारेगा क्या। तो वो बोलता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ इसे कि टीवी ऑफ कर दे, ये टीवी ऑफ नहीं कर रही, मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा है। तो इनकी बहनों को लगता है कि ये बहाने बना रहे हैं कि मतलब इसने मार तो दिया ही, अब मम्मी इसको ना मारे इसलिए ये बहाने बना रहा है। अब भाई एक चीज़ आप देखना, जिस घर में 5 बहनें और 1 भाई हो ना, तो प्यार किसको मिलना आपको पता ही है, भाई को ही प्यार मिलेगा। और बहुत मन्नतों से मांगा गया था इसको कि भाई मन्नतों से हमारा हो जाए बच्चा। 5 में ट्राई करा तो 5 लड़कियां हुई, उसके बाद लड़का हुआ। तो इसके बाद क्या हुआ, 2 दिन की एग्जैक्टली 2 दिन बाद की बात है, मम्मी बाहर गई हुई थी काम से, 1-2 बहनें घर पे होंगी और पापा तो वो शॉप पे बैठे थे साड़ी वाली पे। तो इनकी 1-2 बहन घर में थी, ये देखती है भाई ने एकदम से बेड पे आराम से लेटा हुआ था और वो चिल्लाता है जोर से। तो जब ये अंदर आके देखते हैं तो ये देखते हैं भाई जिस बेड पे लेटा हुआ था उसका पूरा लोअर जला हुआ है, पूरा लोअर जला हुआ है और आराम से बैठा हुआ है और चद्दर को कुछ नहीं हुआ, बस लोअर और उसके पैर जले हुए हैं। बहन आके देखती है और अचानक से देखती है उसके बगल में एक नोट रखा हुआ है, एक कागज। मम्मी को बुलाया जाता है कि मम्मी ऐसे ऐसे भाई की जो है पैर जल गया, पता नहीं कैसे जला, क्या हुआ समझ नहीं आ रहा। तो जब मम्मी आती है ना अंदर, मम्मी बोलती है कि उस टाइम में मम्मी पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्होंने बोला बेटा कोई एक तुम में से पढ़ के बताओ इसमें क्या लिखा हुआ है। तो वो जो नोट था, कागज था, उसमें लिखा हुआ था मेरा नाम पंकज है, मैं जब 18 साल का हुआ था गुवाहाटी का रहने वाला हूँ, मेरे भाई ने प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट में मुझे जान से मार दिया था, मैं इसकी बॉडी में 5 साल का जब ये था तब से हूँ जब से 5 साल का था। ये उस पे लिखा हुआ है, कागज पर पूरा लिखा हुआ था नोट पे कि जब ये पुनीत 5 साल का था तब से मैं इसके अंदर हूँ, मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मुझे अपने भाई से बदला चाहिए जिसने गुवाहाटी में मेरा लैंड अब उसने कब्जा लिया है। अब आपने ये सब कुछ पढ़ लिया ना, उस पर लिखा हुआ है बाकायदा, अब आपने ये सब कुछ पढ़ लिया, मेरे बारे में जान लिया, तो इसे जला देना, वरना आज आपका लड़का सोएगा और कल उठेगा नहीं। ये क्या करते हैं, फटाफट से गैस ऑन करते हैं, उस पर कागज को रखते हैं, तो कागज में से ऐसा होता है थोड़ा हिस्सा बच जाता है जो नहीं जला होता। तो ये जो पुनीत है एकदम से चिल्लाना शुरू करता है मम्मी उसे जलाओ, मुझे बहुत जलन मच रही है, उस कागज को पूरा खत्म करो। तो ये एक और कागज उठाते हैं, उस पर राख डाल के फिर उस कागज को जलाते हैं, तब ये थोड़ा सा शांत होता है। अब इसकी मम्मी का दिमाग खराब हो जाता है कि मैंने बचपन में ही इसे ताबीज़ बना दिया था, उसके बाद कोई एंटिटी इसके ऊपर कैसे हावी हो सकती है इस तरीके से। भाई ये उसके पास जाते जिस मौलवी से ताबीज़ बनाया था, तो उस मौलवी को बुलाया जाता है कि ऐसे ऐसे बताया जाता है कि ऐसे ऐसे ताबीज़ बनाया था, फिर भी उसके साथ कुछ ना कुछ सीन हो रहा है। तो वो समझ जाता है कि भाई ये मेरे हाथ की बात तो नहीं है। ये बोल देता है कि जिस तरीके से आप बता रहे हो कि मेरे ताबीज़ पहनाने के बावजूद भी उसके ऊपर कोई एंटिटी आ गई, तो मेरे हाथ की बात नहीं है, मतलब कोई बड़ी ही शक्ति ने इसे घेर लिया है।
भाई ये बोलता है एक काम करना, आप ना मेरे गुरुजी से बात करो। और वो सेठी शेट्टी करके कोई गुरुजी थे, उनको बोला कि शायद मुजफ्फरनगर या मुरादाबाद के कोई गुरुजी थे, उनसे आप बात करो, वो इस चीज़ का इलाज बताएंगे। अब इस ड्यूरेशन में क्या होता था, ये जो लड़का था ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था। इसकी मम्मी ने क्या करा, जब वो लोअर वाला सीन हुआ था ना, लोअर जल गया था, उसके बाद क्या हुआ, इसकी मम्मी जो मौलवी से इसको ताबीज़ बंधवाया था, इसकी मम्मी ने उनसे एक फूका हुआ पानी भी लिया हुआ था एक बोतल में। तो इसकी मम्मी आई, इसने क्या करा, पानी फेंकने की कोशिश करी, इसने खींच के हाथ मारा पानी की बोतल पे और चिल्लाने लगा कि तेरे को मैंने पहले ही बताया था मैं कौन हूँ, तू ये सोच रही है कि तू मेरे को ऐसे निकाल देगी, तो ये चीज़ तो हो नहीं सकता। 5 साल का था तब से इसके शरीर में बैठा हूँ, तो मैंने अपना घर बना लिया है। तुम्हें लगता है मैं ऐसे निकल जाऊंगा, तो ऐसे तो निकलूंगा नहीं। और जिसको तुम्हें बुलाना है, जिस उस्ताद को बुलाना है, जिस भी इंसान को बुलाना है, बुला लो। ये पहली बार पंकज बात कर रहा है अभी। हाँ, ये पंकज एंटिटी बात करिए। जब लोअर जला था ना, जब उसकी मम्मी पानी मारने आई थी, तब ये हादसा हुआ था। उसके बाद से काफ़ी एग्रेसिव रहने लगा। तो इस लड़के का एक बचपन का दोस्त था जिसका नाम था विभोर, जो उस ट्रिप पे गया था जब ये 5 साल के थे। तो जब फैमिलीज गई थी तो वो भी गया था साथ में। उसको बुलाया गया कि विभोर एक बार आके देख भाई, तेरी सुन ले, क्या पता इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है कि बहनों पे हाथ उठा देता है, कुछ भी कर देता है। तो विभोर आता है और विभोर भी यही बोलता है कि आंटी उन्हीं अंकल को आप कांटेक्ट करो जिससे ताबीज़ लिया था। तो ताबीज़ वाला मैंने आपको बता दिया, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि मेरे बस की तो नहीं है। अब क्या हुआ, जो सीनियर थे उनसे बात करी गई, तो उन्होंने पता क्या बोला कि ऐसा है, पहले ना आप पुनीत से पूछो कि ये सबसे ज़्यादा किस बहन से प्यार करता है अपने, ठीक है। तो पुनीत से पूछा गया कि भाई पुनीत तू बता, तू सबसे ज़्यादा किस बहन से प्यार करता है। तो उसने उधर उंगली उठा दी कि मैं सोनाली दीदी से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, सोनाली दीदी हमेशा मेरा ध्यान रखते हैं। भाई इस एक एक चीज़ को ना आप मार्क करते चलना, ठीक है। विभोर 5 साल और जो सोनाली दीदी है वो, तो उसने बोल दिया सोनाली दीदी से प्यार करता हूँ, वही मेरा ध्यान रखती आई है सारे बहनों में से सबसे ज़्यादा। बोले ठीक है भाई। अब पापा को तो इनको ना कुछ बताने के लिए मना करा था कि भाई एक्सीडेंट हो रखा है, सेंसिटिव है, 4 साल उन्होंने ऐसे बेड पे गुजारे, तो उनको तो कुछ बताना मत, हार्ट अटैक आ जाएगा। उनके पापा को ये पता नहीं लगने देते थे। वो सुबह साड़ी की दुकान पे जाते थे, रात को आते थे, सोते थे, फिर सुबह चले जाते थे। तो वो जो सीनियर मौलवी थे ना, उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है, तुम एक बार ना एक बहुत फेमस दरगाह है, पहले वहाँ दिखा के लेके आओ इसे, वहाँ पे देखते हैं क्या बोला जाएगा। तो ये लोग गाड़ी में बैठाते हैं और उस लड़के को बताते नहीं, जो पुनीत था, कि तेरे को कहाँ लेके जा रहे हैं। सब ये माहौल बनाते हैं, अरे यार घूमने का मन कर रहा है, घूमने का मन कर रहा है, चलो घूमने चलते हैं। तो ये गाड़ी लगाते दरगाह के यहाँ पे थोड़ा सा दूर, और जहाँ पे चप्पल वगैरह जूते वगैरह उतारते हैं, वहाँ पे ये सारे झुकते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं, पुनीत तूने उतार लिया, पुनीत गायब, वहाँ से पुनीत गायब। ये सारे ढूंढना शुरू करते हैं, इधर उधर खूब ढूंढ लिया भाई, कहीं पे भी नहीं मिला। तो उस टाइम पर ये इन्होंने अपने जीजू को बुला रखा था कि पापा को अभी भी इन्वॉल्व इस केस में नहीं करना था। जिस बहन की शादी हो रखी थी उनके हस्बैंड को बुला रखा था कि जीजू आप देख लो, थोड़ा सा इसको ऐसे कंट्रोल कर लो कि किसी को पता ना चले, मोहल्ले में भी इज्जत की बात आती कि बहनों की शादी ना हो पाए फिर बाद में। तो जीजू हैरान हो जाते हैं, यार अभी तो साला यहीं पता है एकदम से कहाँ गायब हो गया। भाई खूब ढूंढा नहीं मिला। तो इसके जीजू वहाँ पर कुछ सेवा वगैरह करते थे, उन्होंने खाना वाना खिलाया गरीबों को। और ये जब अपनी गाड़ी के पास जा रहे थे कि चलो भाई घर वापस चलते, तब देखा वो खड़ा पुनीत गाड़ी के पास आराम से खड़ा हुआ और बोल रहा है कि जीजू मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है, मुझे घर ले चलो। वो बोले पहले तो तू ये बता तू था कहाँ पे। बोले मैं तो जब वहाँ पे गया था तभी मेरे पेट में दर्द हो गया था, मैं तो वापस आ गया और तब से मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं तो गाड़ी के पास हूँ। तो ये बोलते बेटा तू गाड़ी के पास तो नहीं था, हमने हर जगह तुझे ढूंढा, तू नहीं मिला, तू कहाँ था। बोला मैं गाड़ी के पीछे ही था, शायद आपने गाड़ी के पीछे नहीं देखा होगा, मैं सर पकड़ के बैठा हुआ था। यहाँ से इसके जीजू को आइडिया लग गया भाई छोटी मोटी चीज़ तो नहीं है। कि अगर खेल रही है ये हाँ चीज। कि दरगाह के सामने से अगर वो एंटिटी निकल लिया तो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। तो फिर उन्हें बताया गया, जो बड़े वाले मौलवी थे, कि जी ऐसा है, ये तो दरगाह के सामने से गायब हो गया और हत्ते नहीं चढ़ रहा है, ऐसे ऐसे है। तो उन्होंने बोला एक काम करो, मैं तो आपकी लोकेशन पे आऊँगा नहीं, ठीक है, अगर आऊँगा तो ये घर में होना नहीं चाहिए। अगर ये घर में हुआ तो ये साला कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि मेरी भी ज़िंदगी हराम हो जाएगी। तो इसने उनकी मम्मी को बोला कि आप एक काम करना, मैं इस दिन आपके घर पे आऊँगा, इसे उस टाइम ना घर पे रहने मत देना, इसे कुछ भी बोल के इसके विभोर जो इसका दोस्त है उसके घर पे ले जाओ, कोई भी दोस्त होगा। तो इन्होंने यही प्लान करा कि अगले 3-4 दिन में वो मौलवी आने वाले जो सीनियर हैं, तो इसे हम विभोर के घर पे ले जाएंगे। तो इसकी बहन ने बोला कि चलना यार विभोर के चलते हैं, उनके घर पे कुछ रखा होगा थिएटर वगैरह कि उसमें मूवी देखेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो अब भाई बात भी बहुत पहले की है, 2004-5 की है। उस टाइम थिएटर नहीं, वो VCR वगैरह आते थे,
ठीक है, मुझे तो इतना आइडिया नहीं, VCR वगैरह आते थे, बोले उस पे जाके ना गाने सुनेंगे, मूवी देखेंगे। तो विभोर वहाँ जिद लगाने लग गया कि पापा को बोल के अपना मंगवा लेते हैं, हम विभोर के घर नहीं जाएंगे। अच्छा। इन्होंने बहुत कन्विंस करा, ये लेके चले गए। तो घर में वो आते हैं जो मौलवी थे, वो देखते हैं कि यार कोई तो बहुत बड़ी शक्ति है जो घर में है और वो इसे लेके जाएगी। अच्छा। इसे लेके ही जाएगी वो, क्योंकि वो लड़का पता नहीं किस चीज़ का अपना बदला लेना चाहता है। तो इससे पहले वो प्रोसीजर हो ही चुका था जहाँ पर बता दिया था कि मैं अपनी बड़ी बहन से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, सोनाली दीदी से, और वो उन्हीं ने मेरा ध्यान रखा है। तो मौलवी बोलते हैं कि देखो भाई ऐसा है, अगर इसे कोई इसका कोई पोजेशन उतरवा सकता है वो सोनाली है, क्योंकि ये सोनाली को ही प्यार करता है और सोनाली की ही सुनता है और सोनाली ही अपने प्यार से इसका पोजेशन उतारने में हेल्प कर सकती है। ठीक है, अब इस चीज़ को भी मार्क कर लो जो मौलवी ने बोला था। मौलवी ने बोला एक काम करना, आप ना इनको मेरे पास लेके आना 2 दिन बाद, और वहाँ पर पूरी क्रिया होगी। तो बोले गए कि ये बताया गया कि ये तो दरगाह के सामने से तो भाग गया था, आपके पास कैसे आएगा। तो मौलवी ने बोला एक बात बताओ, जो कोई घर में ऐसा है जो हॉस्पिटल में काम करता हो, जो इंजेक्शन वगैरह कुछ नींद का ला सके जिससे बेहोशी की हालत में मेरे पास लाया जाए। तो किस्मत से जो सबसे बड़ी वाली बहन थी वो हॉस्पिटल में एक नर्स थी, उसने उस इंजेक्शन का जुगाड़ करा जहाँ पर इसे उस बेहोशी की हालत में लेके जाना था। भाई 2 दिन बाद इंजेक्शन लगाया गया इसे बेहोशी की हालत में। अब पापा को तो फिर भी नहीं ले जा सकते थे, जीजू, मम्मी और एक सोनाली, जो सोनाली दीदी थी वो, और साथ में पुनीत जो लड़का है, ये 4 जने गए। तो मौलवी पता क्या बोलते हैं, मौलवी ने बोला कि ऐसा है, इसका कोई भी उतारा होगा ना तो उसमें सोनाली का सबसे बड़ा हाथ होगा। सोनाली को हर वक्त पूजा करनी पड़ेगी, जो भी ये प्रक्रिया बताई। आप प्रक्रिया सुन लेते हैं एक बार। उन्होंने बताया कि जैसे टाइल है ना स्क्वायर, इसके बीच में पुनीत को लिटाया जाएगा और चारों तरफ अगरबत्ती लगाई जाएंगी। जो सोनाली है उसका जो काम है वो ये है, 3 दिन तक उसे सोना नहीं है, वो अगरबत्तियां बदलती रहेगी, कोई भी अगरबत्ती बुझनी नहीं चाहिए। अच्छा। जैसी अगरबत्ती खत्म दूसरी लगाओ, और साथ में ना मौलवी सो सकते। वो बोले कि मैं अपनी तरफ से क्रिया करूंगा, अगरबत्ती चलती रहनी चाहिए। जब ये 3 दिन की क्रिया हो जाएगी तब हम इन्हें अपने इष्ट देव, मतलब जो भी इनके जो लड़कों के हैं, जो फैमिली के, इनके इष्ट देव के मंदिर लेके जाएंगे। वहां पे उस एंटिटी से वचन लेंगे, उसके बाद ही लड़का मुक्त होगा। भाई जो आगे बताने वाला हूँ वो बहुत नई चीज़ है, दिमाग लगाने वाले ही शायद समझ पाएंगे कि क्या हुआ। जब सोनाली दीदी आती, वो अगरबत्ती बदलती, उन्हें बोलते फटाफट ऊपर वाले कमरे में चले जाओ, और पेरेंट्स और मौलवी आपस में बात करने लग जाते कि ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है। अब क्रिया पूरे टाइम वो बेहोशी है। उस टाइम पर वो बेहोशी की हालत में था। 3 दिन वो तो एक बार लाना था, उसके बाद तो मौलवी अपने मंत्रों से उस एंटिटी को बांध दिए वहां पर। ये 3 दिन तक ये चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ, 3 दिन बाद जब ये पूरी प्रक्रिया हो गई, मतलब सोनाली को बस अगरबत्ती बदलनी थी, बदल के भेज देते थे, बस सोना नहीं है, आप जाओ और सोना मत। आप मम्मी को अपने पास रखो, जीजू को अपने साथ रखो, बस सोना नहीं है। ठीक है। आपको अगरबत्ती बुझने नहीं देनी। और मौलवी ने जैसे उसको काबू में कर लिया एंटिटी को, पता चला कैसी एंटिटी है, क्या है आगे पता चलेगा। अच्छा। ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही 3 दिन की प्रक्रिया हुई, सोनाली जो दीदी थी उनको बुलाया, और वो भी बच्ची थी, 2004-05 की बात है, अभी तो 29, 30, 32, 33। वो जो लड़की है वो तो अभी बड़ी है, बताने वाली से वो सोनाली दीदी बड़ी थी। तो बुलाया गया कि सोनाली 2 चीज़ें हैं, वो एक चीज़ तो हम आपको बता देते हैं कि ये जो प्रक्रिया होनी थी हो गई, अब आपकी इष्ट देव के मंदिर में लेके जाना है। तो जब हम लेके जाएंगे ना, रास्ते में आपके जो भाई है बेकाबू होंगे, बहुत बार इनके अंदर की एंटिटी बाहर निकलेगी और बार बार कोशिश करेगी कि वो सब पे हावी हो जाए। तो उस टाइम पर आपको क्या करना है, अपना इनको कंट्रोल में रखोगे, ये बोल के भाई मैं हूं तो सही तेरे साथ, मैं हूं ना, मैं चल तो रही हूँ, क्यों हल्ला मचा रहा है, मैं हूं तो सही। आपको इस तरीके से कंट्रोल करके रखना है। अब जो सोनाली थी वो वैसे ही नींद के उसमें हो रही थी कि बहुत थकी हुई हूँ, 3 दिन से सोई नहीं हूँ, और कितनी ही उम्र रही होगी यार, 7, 8, 10 साल रही होगी उस टाइम पे। तो इसी तरीके से जब इष्ट देव के पास ले जाने लगे, घर पे से थोड़ी सी दूर पे थे वो, पहले घर पे लेके आए, वहाँ पर उनको थोड़ा हाथ मुंह धुलवाया, फिर जब लेके जा रहे थे तो रास्ते में वो जो एंटिटी थी वो पुनीत के ऊपर बार बार टेक ओवर करने की कोशिश कर रही थी कि क्या है, मैं आ गया हूँ, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, मैं नहीं जाऊँगा। तो सोनाली को इशारा कर देते कि बोल इसे। तो सोनाली, भाई मैं हूँ ना, भाई मैं साथ में हूँ, क्यों परेशान हो रहा है, मैं चल तो रही हूँ तेरे साथ। तो वो जैसे एकदम से देखता सोनाली की तरफ, एकदम से यूँ होके अच्छा, फिर सीधा चलने लग जाता कि मैंने, मतलब पुनीत आ गया वापस। लेके गए इष्ट देव के मंदिर में और वहाँ पर बैठाया सोनाली को, और एकदम से सोनाली को बोले कि बेटा तुम्हारा भाई तो ठीक हो सकता है, लेकिन तुम्हें उसके लिए एक वचन देना पड़ेगा। सोनाली को बोले वचन देना पड़ेगा। तो सोनाली बोली बताओ। बोले बेटा अगर आपके भाई को आपको बचाना है तो आपको पूरी ज़िंदगी शादी नहीं करनी,
वो बच्ची थी, उसने जल्दीबाजी में बोल दिया ठीक है ठीक है ठीक है, आप मेरे भाई को बचा लो, मैं शादी नहीं करूंगी। यहाँ पर से उसका भाई पुनीत ठीक हो गया, ठीक है, किस्सा हो गया खत्म, ठीक हो गया वो ठीक हो गया। अब आया मेन, मैंने ना ये पूरी रिकॉर्डिंग सुनी, मैं बोला ये हुआ क्या, ये हुआ क्या भाई। मैंने ना अपने जो कुछ साइकी के उनको फोन करा, मैं यार ऐसा ऐसा इंसिडेंट आ रखा है, हुआ क्या भाई। उन्होंने ऐसी बात बताई, मेरे तोते उड़ गए। ये थोड़ी अलग है कि भाई शादी अभी में- सुनो, मैंने जब उनको बताया ना ये ऐसे ऐसे किस्सा है, इसकी एंडिंग समझ नहीं आई मेरे को। पता क्या बोले कितना तो आसान है अक्षय। एक्चुअली में जब पूछा गया था ना कि सबसे ज्यादा आप किससे प्यार करते हो, तो वो पुनीत नहीं बोल रहा था, वो उसके अंदर की एंटिटी बोल रही थी, सोनाली को मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। अच्छा, तो पंकज को बेसिक, हाँ पुनीत को, जो पुनीत के अंदर पंकज था ना, वो बोल रहा था मैं इससे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। भाई लड़की की बलि दे दी, लड़के को बचाने के लिए उसकी एंटिटी को उसके ऊपर छोड़ दिया और वचन दे दिया कि लड़की शादी नहीं करेगी, अब तू इसके साथ रह, ये तो वो तेरी। एंटिटी खुश हो गई फिर। लड़की के ऊपर थोप दिया उसको, जो भी एंटिटी थी, कि तू रह इसके साथ, ये शादी नहीं करेगी, और लड़के को बचा लिया गया। तो जो पेरेंट्स की और आपस में जो बात हुआ करती थी ना मौलवी से, सोनाली को भेज दे करते थे, तो उस टाइम पर यही बात हुआ करती थी कि आपको एक लड़की का, इस लड़की का बलिदान देना पड़ेगा और अगर लड़के को बचाना है तो। और ये बात हमारी सब्सक्राइबर को भी नहीं पता थी। मैंने उसे फ़ोन करा, मैं बोला आपको पता है आपकी बहन के साथ क्या हुआ है? बोले क्या हुआ आप? तो वो आज भी है सोनाली? यस, शादी नहीं कर रही वो। कहाँ है? वो एक बहुत पॉपुलर जगह के एक मंदिर में आज भी उसी जिंदगी में जी रही है जहां पर वो शादी नहीं करी है उन्होंने। और पर वो वैसे ठीक है या पोजेस्ड है? वैसे प्रॉपर ठीक है, जैसे वचन ले लिया ना उस एंटिटी से कि भाई ये लड़की तेरी, तू आज से इसके साथ रहेगा, ये किसी से शादी नहीं करेगी, तू इसके साथ कुछ गलत नहीं करेगा, पर ये तेरी अर्धांगिनी है, तेरी वाइफ है ये आज से। लेकिन तू लड़के को छोड़ दे। तो माँ बाप ने क्या करा कि लड़के को बचाने के लिए लड़की का बलिदान कर दिया। मैंने उस सब्सक्राइबर को फ़ोन करा, वो कुछ नहीं जानती थी इस बारे में। मैंने बोला कि देखो आपने मेरे पास रिकॉर्डिंग भेजी है, तो सच जानना आपका बनता है कि आपको पता है कि क्या हुआ है। भाई जब मैंने उसे ये बात बताई ना, वो बंदी फूट फूट के रोई, कम से कम नहीं तो 5-10 मिनट वो फूट फूट के रोई कि मम्मी पापा ने ऐसा क्यों करा। तो वो जो लड़की है जो सोनाली है, उसका खुद का ही मन नहीं करा शादी करने का, या वो? भाई वो बचपन में थी, उससे वचन ले लिया। नहीं, जैसे वचन ले लिया, वो तो बचपन में थी, अब विद टाइम वो बड़ी हुई, उस पर कुछ ऐसा फिजिकल हार्म भी नहीं हो रहा, पोजेशन भी नहीं हो रहा, तो खुद का तो मन कर जाता है, या वो कभी साइकोलॉजिकली नहीं आया? मैं मंदिर का नाम नहीं खोल सकता। जैसी ये चीज़ हुई थी ना, उस लड़की को घर से त्याग दिया था कि अब आप उसी मंदिर में रहोगे। अब बैलेंस करनी है ना चीज़ें। घर वालों ने मंदिर में भेज दिया। यस, कि अब बैलेंस करनी है कि अगर आपके साथ नेगेटिव है तो आपको पॉजिटिव ऑरा मेंटेन रखना पड़ेगा। तो उस लड़की को तभी त्याग दिया था कि वो तब से लेके अब तक जो बताने वाली है ना, उस टाइम पे अगर वो 7-8 साल की रही होगी तो बताने वाली अभी 31 साल की है। अच्छा, तो सोच लो वो कितने साल की होगी जो बड़ी वाली है। तो जो मंदिर में रहती है वो इस चीज से तो अवेयर है ना कि मैंने भाई के लिए शादी नहीं करी, भाई के लिए त्याग गया। लेकिन उसे नहीं मालूम कि उसके साथ क्या हुआ है। क्या है? ये नहीं पता था कि घर वालों ने ये किया है। यस, मैंने उसको बताया सब्सक्राइबर को। भाई वो रोई बहुत बुरी तरीके से, बोली मैं मम्मी से बात करूंगी, मैं पापा से बात और करूंगी। इतने सालों उसने कभी कोशिश भी नहीं करी कि वो मंदिर से चली जाए या ऐसा कुछ कर दे। यार देखो ऐसा है ना कि मे भी शायद उस लड़की को बता दियो कि बेटा तेरा भाई बचाना था, तूने तो बलिदान दे दिया। उसको पता हो ना पता हो, लेकिन बहनों को तो नहीं पता था। अच्छा, मेरे पास जिसने भेजा था वो उससे छोटी वाली बहन थी। उसको मैंने बता दिया। फिर उसने बोला मैं मम्मी पापा से इस बारे में बात करूंगा। बेटा कोई ज़रूरत नहीं है बात करने की, जो हो गया सो हो गया। क्योंकि यहाँ पर ना एक चीज़ देखने वाली है कि अगर एक बहन का बलिदान दिया गया तो दूसरे की जान भी बचाई गई है। क्योंकि अगर वो पुनीत को नहीं बचाते तो वो ऑब्वियसली वो एंटिटी लेके ही जाती। उसने क्या अपने भाई से बदला लेना था, वो तो पुनीत के पीछे पड़ गया ना। ओ सबसे बड़ा सस्पेंस कि ताबीज जब बचपन से पहना रखा था तो वो एंटिटी आई कैसे? भाई जब ये 5 साल में आउटिंग करने गए थे ना, 4-5 साल के जब ये थे आउटिंग करने गए थे फैमिली का, जब मैंने बताया था विभोर हाँ। विभोर शुरू से अंडे खाता था। तो ये जो पंकज की एंटिटी थी गुवाहाटी वाली, इसने सबसे पहले विभोर का शरीर कैप्चर करा। और विभोर जब 5 साल का था, 5 साल में ही पंकज, वो जो पुनीत है, उसके गले से वो ताबीज उतरवा के नकली ताबीज बनवाया। अच्छा, तब 5 साल के थे तब। अब आपको ये लगेगा कि 5 साल में ऐसा साल बच्चे क्या ही करेंगे। भाई उस एंटिटी ने विभोर को पोजेस किया और इसका ताबीज उतार के इसको पोजेस किया।
नकली ताबीज बना के, और इसकी मम्मी को लग रहा था ये वो ताबीज है जो असली वाला। अमर प्रेम कथा चल रही है कि इसका कुछ होगा ही नहीं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।